नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सक्सेस पॉइंट संस्थान द्वारा अभ्यर्थियों की भारी मांग के कारण अध्यापक लेवल 2 एसएसटी का बैच जो है वो लाइव स्टार्ट किया गया है, लाइव फ्रॉम जो है स्टूडियो, जिसमें आप लोग लाइव पढ़ सकते हैं, लाइव हमारे से जुड़ सकते हैं, कोई अपना डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो एक तरीके से सोचिए कि जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं, वैसे का वैसे ही है, कुछ नहीं है। अब हमारे लिए कैमरा केवल कैमरा नहीं रहेगा। अब से ऐसा होगा कि हम ये सोचेंगे कि बच्चे सामने बैठे हैं और जो बच्चे प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई संवाद कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं। तो आप सोचिए कि स्टूडियो में पढ़ाते-पढ़ाते हमें ये महसूस हो रहा होगा कि बच्चे जस्ट हमारे सामने हैं, चाहे वर्चुअल है, चाहे दूरी कितनी भी है। तो आप सभी का इस लाइव कोर्स में स्वागत है। आप लोग भी नियमित तौर पे देखें कि क्लास का शेड्यूल और एग्ज़ैक्ट उसी समय आ जाए, तो लाइव पढ़ेंगे तो कोई डाउट भी क्लियर कर पाएँगे। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे लाइव आ गए हैं, तो आप तक मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है, नहीं आ रही है आप लोग बता दें। फिर हम लोग आज का पहला जो अपना टॉपिक है उसे आरंभ करते हैं। तो संविधान को लेकर मैं बात करूँगा। वैसे मोस्टली बच्चे जानते हैं कि पॉलिटी वाले भाग के लिए मैं पॉलिटी का जो भाग है, संविधान का जो भाग है, उसको लेकर मैं प्रयास करूँगा बहुत अच्छे से कि आपको अच्छे से दिखाएँ। ये एक निहाल चंद ने लिखा है आज पहले ही दिन कि राह देखेंगे तेरी चाहे ज़माने लग जाए, राह देखेंगे तेरी चाहे ज़माने लग जाए, या तो तू मिल जाए या हम ठिकाने लग जाए। ये रीट लेवल 2 को समर्पित किया गया है। तो नहीं, ठिकाने अपने नहीं लगना है, अपने वो रीट लेवल 2 आपके पास बिल्कुल आ जाएगी। बस थोड़ा आप प्रयास अच्छे से करोगे तो सब कुछ संभव है और हो भी जाएगा। चलो आज के पहले टॉपिक को लेकर हम लोग बात करते हैं। हमारा टॉपिक पहला है मूल अधिकार। हम लोग बात करने वाले हैं मूल अधिकारों को लेकर। तो आप लोग हेडिंग लगाओ मूल अधिकार, फिर हम लोग इसको समझते हैं। मूल अधिकार, देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को ये अच्छे से पता होना चाहिए कि अधिकार होते क्या है, अधिकार किसे कहते हैं। फिर मूल अधिकार की बात तो बाद में आती है। पहले तो आप लोगों को समझना चाहिए कि अधिकार किसे कहते हैं। जैसे सुरेंद्र सिंह, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मेरे साथ में धर्मेंद्र कुमार भी जुड़े हुए हैं। आप सभी को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो हम लोग बात करते हैं कि मूल अधिकार वाले टॉपिक में सबसे पहले क्या बात करने वाले हैं कि अधिकार किसे कहते हैं। अधिकार का मतलब है कि व्यक्ति के ऐसे दावे हो जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हो। ये व्यक्ति का अपना दावा है जिसे राज्य प्रदान करता है। और अधिकारों में भी बहुत प्रकार के अधिकार होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के दावे जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक हो, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक हो। इसे कौन प्रदान करता है? तो इसे राज्य प्रदान करता है। आवश्यक हो जो राज्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं, राज्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं। आप मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, हालांकि मूल अधिकार में भी हम लोग बात कर रहे हैं कि अधिकार किसे कहते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि सर कैसे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और लाइव कोर्स में हम लोग ने पहली बार ये एक नया आइडिया लेके आए हैं कि ऑफलाइन बैच चलाना जहाँ संभव नहीं हो वहाँ लाइव चलाए जाए, जिसके माध्यम से बच्चे फैकल्टी से जुड़े भी रहते हैं। और मैंने कहा कि हम भी कैमरे को कैमरा नहीं समझकर हम ये समझे कि स्टूडियो में जैसे ऑफलाइन क्लासरूम में हमारे सामने बच्चे होते हैं, वैसे के वैसे अब बच्चे जो हैं वो सामने से अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ऑफलाइन की तरह ही उससे भी बेहतर एक नया मतलब इनोवेशन है। हालांकि बहुत से इंस्टीट्यूट चलाते होंगे,
लेकिन सक्सेस पॉइंट लेवल 2 में ये पहली बार स्टार्ट किया है। काफ़ी बच्चों की ये डिमांड थी, क्वेरी थी कि ऐसा आरंभ किया जाए। हम लोग मूल अधिकारों में पढ़ रहे हैं कि अधिकार व्यक्ति के दावे जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक हो, जो राज्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अब सब अधिकार मूल अधिकार नहीं होते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है कि जैसे हम लोग बात करें, देखो अधिकारों का अलग अलग विभाजन किया जाता है। अधिकार मुख्य रूप से अधिकारों के प्रकार दो होते हैं। एक तो अधिकार होते हैं संवैधानिक अधिकार। कैसे अधिकार? संवैधानिक। संवैधानिक अधिकार का मतलब ये है कि वो अधिकार जो संविधान के माध्यम से मिलते हो। संवैधानिक अधिकार आप किसे कहेंगे? अधिकार जो किसके माध्यम से प्राप्त हो रहे हो? संविधान के माध्यम से प्राप्त होने वाले अधिकार। संविधान के माध्यम से प्राप्त होने वाले अधिकार। प्राप्त होने वाले अधिकार, ये तो संवैधानिक हो गई। दूसरे टाइप के अधिकार जो होते हैं वो होते हैं सांविधिक अधिकार। सांविधिक का मतलब होता है जो संवैधानिक तो नहीं है। सांविधिक अधिकार मैंने कहा उसे कहते हैं जो संविधान से नहीं मिलते हैं। यह अधिकार संसद की विधि द्वारा, यह संसद की विधि से प्राप्त होते हैं। विधि से प्राप्त होते हैं। तो ऐसे अधिकार जो हमें संसद की विधि से प्राप्त होते हैं उसे हम कहते हैं सांविधिक अधिकार। अच्छा, एक विद्यार्थी निहाल चंद पूछ रहा है कि सर पात्रता भी साथ हो जाएगी अलग से? देखो मैं आप लोगों को क्लियर बता देता हूं कि पात्रता और मुख्य परीक्षा दोनों में पॉलिटी वाला जो भाग है उसको आपको अलग से कहीं कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इवन लास्ट टाइम में मैं आपको एक करंट से रिलेटेड भी वीडियो आपको यहाँ ऐप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो पॉलिटी को लेकर मैं क्लियर कर देता हूं कि पॉलिटी में आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो नोट्स हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उसको आप व्यवस्थित रूप से लिखें, उसका कंसेप्ट अच्छे से समझ लें, भाषा बहुत अच्छे से समझें और तथ्यों को अच्छे से याद कर ले। बस इतना अगर आप लोग कर लेंगे तो पॉलिटी के प्रश्नों को लेकर मैं आपको आश्वस्त करवाता हूं कि आप इतना अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप कहीं मात नहीं खाएंगे। 90% प्रश्नों की मैं आपको बता देता हूं कि संविधान के सारे प्रश्न अपने कंटेंट से मिल जाएंगे। तो आपको बिल्कुल विश्वास के साथ पढ़ना है, कहीं अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो संवैधानिक अधिकार हो गए संविधान के माध्यम से प्राप्त होने वाले अधिकार। सांविधिक अधिकार हो गए जो संसद की विधि द्वारा मिलते हैं, जिसका उल्लेख, सांविधिक का उल्लेख संविधान के अंदर नहीं होता है। फिर ये मूल अधिकार कहां से आते हैं? तो संवैधानिक अधिकारों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। आप लोगों को ठीक से ध्यान में रखना है कि संवैधानिक अधिकार जो होते हैं उसको दो भागों में विभाजित करते हैं। इसमें एक प्रकार के अधिकार होते हैं जो मूल अधिकार होते हैं। एक तो कौन से होते हैं? मूल अधिकार। और एक होते हैं अधिकार। संविधान के अंदर अधिकार भी है, संविधान के अंदर मूल अधिकार भी है। तो पॉलिटी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल अब अच्छे से आप लोगों को और पढ़ाएंगे और लाइव के माध्यम से तो और बढ़िया से पढ़ाएंगे। आप लोग निश्चित रहें इस सब्जेक्ट में। मूल अधिकार हम उन अधिकारों को कहते हैं जिसका उल्लेख संविधान में है, लेकिन संविधान के भाग नंबर 3 में है। संविधान का कौन सा भाग? भाग 3। कहां से कहां तक है? तो आप लोग याद रखें कि अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 के बीच में। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में जो भी अधिकार है वो अधिकार मूल अधिकार कहलाएगा। अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि मूल अधिकार किसे कहते हैं। ऐसे अधिकार जो संविधान के भाग 3 में उल्लेखित हैं वह मूल अधिकार है। संवैधानिक अधिकार, एक कुछ अधिकार और होते हैं जो भाग 3 से बाहर है, जो संविधान में तो उल्लेखित है लेकिन संविधान के भी भाग नंबर 3 से बाहर। बाहर का मतलब किसी दूसरे भाग में कहीं पर कोई अधिकार है। जैसे हम नीति निर्देशक तत्व इसमें एग्जाम्पल में ले सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व व्यक्ति के अधिकार है लेकिन भाग 4 में है। अगर 3 में होते तो मूल अधिकार बन जाते, 4 में है इसलिए ये अधिकार है। दूसरे अधिकार होते हैं सांविधिक अधिकार, जिसको लेकर हम लोग बात कर चुके हैं कि सांविधिक अधिकार उसको कहते हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, जो संसद की विधि से मिलते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम। कौन सा? सूचना का अधिकार अधिनियम।
तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो इसी श्रेणी के अंदर शामिल होता है, क्योंकि ये संसद की विधि से हमें प्राप्त होती है। तो आप लोगों ने ठीक से देख लिया होगा कि अधिकार, संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, अधिकारों की परिभाषा, ये सारी बातें। अभी हम लोग बात करेंगे कि संविधान जो है मूल अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। ये कंसेप्ट जो है, ये मूल अधिकारों की अवधारणा कहाँ से आई है, कौन से देश में कहाँ से ये आरंभ हुए हैं, और भारत के संविधान में भाग 3 तक जुड़ने तक ये कहाँ से निकले हैं, इसको लेकर हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। आप लोग ऐसे हेडिंग लगाओ कि जैसे ये सब लिखने के बाद आप लोग लिखो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। मूल अधिकारों की कौन सी भूमिका की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आप लोग हेडिंग लगाओ ऐसे छोटी सी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आज हमारी पहली क्लास है, तो खैर आप लोगों को भी कुछ चीजें ठीक से ऐसे समझ नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग ठीक से नियमित तौर पे आएंगे, आप लोग भी नियमित रूप से पढ़ेंगे, तो काफी कुछ इसमें बहुत अच्छे से एडजस्ट आप लोग हो जाएंगे। क्योंकि ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि बच्चे आराम से, शांति से, बिना किसी टाइम वेस्ट के लिए आराम से सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर बात करते हैं। देखो, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, और फिर उत्तर उसका आप लोग ढूंढते हैं। तो संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहते हैं, जिसमें मूल अधिकारों का उल्लेख है। तो ये मैग्ना कार्टा जो है वो कहाँ से आया है, उसको लेकर भी हम लोग बात करें। अगर विश्व में अगर हम पहली बार की बात करें तो 1215 के अंदर ये अधिकारों वाला कॉन्सेप्ट आरंभ होता है। और 1215 में कहां से शुरू होता है? ये ब्रिटिश एक सम्राट थे, ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा प्रतिनिधियों के साथ अधिकारों को लेकर समझौता किया गया। जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारों को लेकर समझौता किया गया, जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं, अब देखो, मैग्ना कार्टा हम उसे कहते हैं जो ब्रिटिश सम्राट जो ने पहली बार ब्रिटिश नागरिकों को जो अधिकार प्रदान किए, उसको मैग्ना कार्टा कहा गया। ये मैग्ना कार्टा यहीं से आता है। और फिर हम लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहेंगे? हम भाग 3 को कहेंगे। भाग 3 को क्यों कहेंगे? क्योंकि ये भाग 3 है जिसके अंदर मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मैग्ना कार्टा का संबंध किससे है? तो अधिकारों से है। और मूल अधिकारों की बात करने वाला हमारा संविधान का भाग नंबर कौन सा है? 3 है। तो आप लोग इसको ठीक से देख ले। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें, इसके बाद नेक्स्ट 1791 में अमेरिका के अंदर पहली बार लिखित संविधान में लोगों को अधिकार दिए गए। 1791 में यूएसए द्वारा, यूएसए का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पहली बार लिखित संविधान के माध्यम से, लिखित संविधान के माध्यम से अधिकार प्रदान किए गए। अधिकार प्रदान किए गए। तो पहली बार किसी लिखित संविधान में मूल अधिकार कहां से आए? ये गुलाब कौर क्या पूछ रही है कि सर मैंने आपके सेकेंड ग्रेड के बैच में पूरी पॉलिटी नोट्स भी बनाई है, क्या मैं उसी से रिवीजन कर सकती हूँ? हाँ, उससे रिवीजन कर सकते हो। अगर पॉलिटी पहले से अच्छे से पढ़ रखी है सारी, तो फिर से इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही चीजें है
और सेकंड ग्रेड में अगर पढ़ रखा है तो लेवल 2 में फिर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसी ही नोट्स को रिवाइज करें। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक है जिसमें विशेष आवश्यकता अगर आपको लगे कि इसमें रिवीजन क्या कुछ नया ऐड हो सकता है। बेसिक में तो कुछ ऐड नहीं होता है, ऐड किस में होता है, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है तो वहाँ ऐड हो सकता है, तो वो मैं आपको अलग से करवा दूंगा। बाकी आप यहाँ पढ़ वहाँ अगर पढ़ रखा है, नोट्स बना रखे हैं, सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं कि लिखित संविधान के रूप में पहली बार मौलिक अधिकार कहाँ प्रदान किए गए, तो अमेरिका के अंदर। अब भारत के अंदर अगर हम बात करें तो 1895 में ये मौलिक अधिकार शब्द आता है, क्योंकि 1895 में आप लोगों ने सुना होगा कि तिलक द्वारा एक विधेयक लाया गया, तिलक द्वारा विधेयक जिसका नाम था स्वराज्य विधेयक। तो तिलक द्वारा स्वराज्य विधेयक पेश किया गया, पेश किया गया। अब इस स्वराज्य विधेयक में हम लोगों ने पढ़ा है कि पहली बार संविधान शब्द का प्रयोग था इसमें। पहली बार कौन सा शब्द आया, पहली बार एक तो संविधान शब्द आया, और इसी के अंदर आप लोग समझे कि इसी स्वराज्य विधेयक के अंदर पहली बार एक और शब्द आया जो मूल अधिकार था। मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया पहली बार किसी भारतीय द्वारा, मूल अधिकारों का उल्लेख। तो आप लोग ठीक से ध्यान में रखें। आप मूल अधिकारों को लेकर अगर बात करें तो मैंने कहा कि पहली बार तिलक के स्वराज्य विधेयक में आई, फिर इसके बाद में एनी बिसेंट 1925 में कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया राइट लेकर आती है। ये 1925 की बात है। 1925 में एनी बिसेंट द्वारा, एनी बिसेंट द्वारा कॉमनवेल्थ बिल ऑफ राइट इंडिया पेश किया गया, पेश किया गया, जिसमें मूल अधिकारों का विस्तृत उल्लेख था, जिसमें मूल अधिकारों का विस्तृत उल्लेख किया गया। तो आप लोग याद रखें कि 1925 में एनी बेसेंट द्वारा एक विधेयक लाया गया, कॉमनवेल्थ बिल ऑफ राइट इंडिया, जिसमें अधिकारों के बारे में पहली बार उल्लेख किया गया। फिर इसके बाद में एक समिति आती है 1928 की समिति। या हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं कि मूल अधिकार भारत के संविधान में कहां से कैसे आए, उसको लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। 1928 में एक समिति आती है जिसका नाम था नेहरू समिति। इस समिति का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसकी अध्यक्षता की गई थी अध्यक्षता करने वाले इसके थे मोतीलाल नेहरू। इस समिति की अध्यक्षता किसने की? मोतीलाल नेहरू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। इस समिति ने पहली बार मूल अधिकारों के बारे में उल्लेख किया और इसने मूल अधिकारों की संख्या 8 बताई। इसके द्वारा 8 मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया। 8 मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया। हालांकि एक विद्वान ग्रैनविल ऑस्टिन जिनका नाम है, जिन्होंने किताब लिखी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन, इस पुस्तक में उन्होंने ये भी बताया कि भारत में मूल अधिकार जो है उसका अग्रज या जनक जो है वो नेहरू समिति है। तो आप लोग ठीक से ध्यान में रखें कि ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा, ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा इस समिति को मूल अधिकारों की अग्रज या जनक कहा गया। अग्रज या जनक कहा गया।
तो इस समिति को आप लोग ठीक से ध्यान में रखें। ये 1928 की समिति है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो कांग्रेस का एक 1931 में कांग्रेस का एक कराची में अधिवेशन होता है, जिसके अंदर पहली बार मूल अधिकारों पर सहमति बनाई गई। 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, जिसमें मूल अधिकारों को स्वीकार किया गया, मूल अधिकारों को स्वीकार किया गया इसमें पहली बार। और इसकी अध्यक्षता की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। समिति क्या कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार पटेल द्वारा। तो इस प्रकार से हम लोग बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने पहली बार अधिकारों पर अपनी सहमति कब दी, तो ये कराची का अधिवेशन था और पहली बार 8 मूल अधिकारों को इसमें स्वीकृति दी गई। इसके बाद में अगर हम बात करें कि एक 1945 में एक समिति गठित की गई। हालांकि आप लोग एक बात ठीक से ध्यान में रखें कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में किसी प्रकार के मूल अधिकारों का उल्लेख नहीं था। भारत शासन अधिनियम में, यह अधिनियम 1935 का में मूल अधिकारों का उल्लेख नहीं किया गया। मूल अधिकारों का उल्लेख नहीं किया गया। तो फिर इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि 45 में एक समिति गठित की गई जिसका नाम था शप्रू समिति। 1945 की एक समिति आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए। तेज बहादुर शप्रू की अध्यक्षता में यह समिति थी, शप्रू समिति। अब इस समिति ने क्या किया कि अधिकारों को 2 भागों में विभाजित किया। अधिकारों को एक माना कि वाद योग्य अधिकार। एक अधिकार कैसे है? वाद योग्य। देखो, इसने अधिकार का विभाजन कितने भागों में किया? अधिकार बोले कि एक अधिकार है जो वाद योग्य होते हैं। वाद योग्य अधिकार का मतलब यह है कि ऐसे अधिकार जिसे न्यायालय में चुनौती दे सकते हो। और एक इसने कहा कि एक ऐसे अधिकार होते हैं जो अवाद योग्य होते हैं। अवाद योग्य का मतलब क्या हो गया? अवाद योग्य इसका मतलब होता है कि इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। एक बात मैं और आपको बता देता हूं कि मैक्सिमम आगे जब से हम शुरू करेंगे टॉपिक, तो आप लोग क्लियर ध्यान में रखें कि मैक्सिमम कुछ ऐसी चीज़ें जो हम पीपीटी के माध्यम से लाएंगे, जैसे आर्टिकल वगैरह, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें लिखने में वक्त लगता है, तो उसमें आप लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम पहले से थोड़ी पीपीटी का सहारा लेंगे और पीपीटी के माध्यम से बहुत अच्छे से 360 डिग्री पे उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आपका थोड़ा सा टाइम भी उसमें बच जाएगा। बहुत ज़्यादा लंबी क्लास खींचेंगे नहीं। हम प्रयास करेंगे कि कम से कम कक्षाओं में बेहतर से बेहतर प्रयास कैसे करके और बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके कैसे पढ़ा जाए। बहुत अच्छा कंटेंट हो जहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आए। ये क्या लिखा है? निर्माण जीतू वर्मा लिख रहे हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण टॉपिक करवा देंगे। अभी मूल अधिकारों से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो सिलेबस पाठ्यक्रम में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो अच्छे से नहीं करवाया जाए। ऐसा नहीं होगा, एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करवाया जाएगा। तो आप इस बात से तो निश्चित रहें, ये मेरा काम है कि सारे पाठ्यक्रम L2 का SST का जो पाठ्यक्रम है, पॉलिटी का हिस्सा है ना, वो मेरे से आया, मैं उसको बहुत बेहतर से आप लोगों को करवा दूंगा। अभी जगदीश क्या लिख रहा है कि 1215 ब्रिटेन से। हाँ, हमने कहा कि मैग्ना कार्टा कहाँ से आया है, तो मैग्ना कार्टा हमने कहा कि ब्रिटिश सम्राट द्वारा दिए गए थे। तो मैग्ना कार्टा कहाँ से आए? ब्रिटिश सम्राट ब्रिटेन से आए। तो बिल्कुल एग्जैक्टली सही बताया कि मैग्ना कार्टा 1215 ब्रिटेन। हम लोग कहाँ बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे कि इस समिति ने अधिकारों को 2 भागों में विभाजित किया। एक तो समिति
कहती है कि अवाद योग्य है जिसे न्यायालय में चुनौती दे सकते हो, एक अवाद योग्य अधिकार है जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हो। फिर संविधान सभा ने जब इसको अपनाया तो अवाद योग्य में रखे मूल अधिकार, किसको रखा गया? मूल अधिकार। जो टॉपिक है हमारा ये वाद योग्य, क्योंकि इसको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, ये भाग नंबर 3। और अवाद योग्य में रखा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये भाग नंबर कौन से में रखी गई? भाग 4 में। तो इस प्रकार से सप्रू समिति इस प्रकार की बात करती है। 2000 स्वरूप सिंह लिख रहे हैं कि 2027 में सिलेक्शन लेना है सर जी। बिल्कुल, देखो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आपको कंटेंट से तो कोई समझौता नहीं होगा। सभी जो भी विशेषज्ञ हैं वो आपको इतना पर्याप्त कंटेंट दे देंगे कि आप इजी गोइंग सिलेक्शन ही नहीं, राजस्थान में अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं। बाकी सब कुछ आप पर निर्भर है। अगर आप इतना समय दे पाते हैं, डेडिकेशन होते हैं, आप संयम धैर्य के साथ में नियमित तौर पे आते हैं, नियमित तौर पे लगे रहेंगे, तो निश्चित तौर पे आप 2027 में सिलेक्शन लेंगे। क्योंकि 27 में सरकार बड़ी भर्तियां करेगी, 28 में इलेक्शन का ईयर है, तो इलेक्शन ईयर से पहले सरकार का प्रयास रहता है कि बड़ी विज्ञप्ति निकाले, भर्ती करें, युवाओं को राजी किया जाए, क्योंकि युवा ही तो है जो प्रभावित करते हैं इसे सरकारों के बनने को। और वो तो हाल ही की घटनाओं में हम लोगों ने देखा ही है कि युवाओं ने आवाज उठाई तो सरकार को भी तो झुकना पड़ा। तो आप लोग समझ सकते हैं इस बात से कि 27 में आप लोग सोच लें कि मुझे 12 महीने नियमित तौर पे देने, 12 की 15-18 महीने हो सकते हैं, मैं नियमित तौर पे दे दूंगा, तो 27 तक आप लोग निश्चित तौर पे आप जॉब प्राप्त कर लेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं सप्रू समिति की, और सप्रू समिति में हमने लोगों ने पढ़ा कि 2 प्रकार के अधिकार थे। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि संविधान सभा और मूल अधिकार से संबंधित हम लोग बात करेंगे कि संविधान सभा में मूल अधिकारों को लेकर क्या बात की गई और कैसे जोड़ी गई। संविधान सभा व मूल अधिकार, आप लोग हेडिंग लगा दो, छोटी सी हेडिंग है, इतनी बड़ी हेडिंग है नहीं। और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं इसके अंदर देखो, संविधान सभा में एक समिति थी जिसका नाम था सलाहकार समिति। क्या नाम था? संविधान सभा की एक समिति, सलाहकार समिति। इस सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा था? इसका अध्यक्षता की गई सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। तो स से सलाहकार समिति, स से सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आप लोग इसमें देखो, अब इस सलाहकार समिति को 5 उप समितियों में विभाजित किया गया। इस सलाहकार समिति को भी कितनी उप समितियों में? इसकी अलग अलग 5 उप समितियां बनाई गई। और 5 उप समिति की अगर हम लोग बात करें तो इसमें से एक उप समिति थी, ये समिति नहीं है, 5 उप समिति है। समिति तो इसकी कौन है? सलाहकार समिति है। उप समिति कौन सी है? उप समिति मूल अधिकारों से संबंधित है। और इस उप समिति की अध्यक्षता की गई जेबी कृपलानी द्वारा। मूल अधिकार से संबंधित उप समिति की अध्यक्षता किसने की? जेबी कृपलानी ने। तो आप लोगों को ठीक से ध्यान में होना चाहिए कि जेबी कृपलानी इसकी अध्यक्षता करते हैं। अब कई बार प्रश्न पूछता है, अधीनस्थ बोर्ड ने प्रश्न पूछे, आरपीसी ने प्रश्न पूछे कि बताइए संविधान सभा की मूल अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थी? तो अब समिति की अगर हम लोग बात करें तो समिति के तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, क्योंकि ये समिति है। अब उसमें जेबी कृपलानी का भी ऑप्शन था, तो जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे, वो समिति नहीं थी, वो एक उप समिति थी। तो आप लोग ठीक से याद रखें। अब संविधान सभा द्वारा इस पर मूल अधिकारों पर 38 दिन तक बहस की गई। कितने दिन? ये किसी एक भाग पर बहुत लंबी बहस में से एक मानी जाती है। हम लोग कह सकते हैं कि संविधान सभा द्वारा इस पर 38 दिन बहस की गई, इसलिए संविधान सभा का इसको सबसे आलोचित भाग कहते हैं। आप लोग इसे नोट करके लिख दो कि संविधान सभा द्वारा मूल अधिकारों पर 38 दिन
बहस की गई। इसलिए इसे संविधान का आलोचित भाग कहते हैं। संविधान का आलोचित भाग कहते हैं। तो संविधान का आलोचित भाग किसको कहते हैं? संविधान का आलोचित भाग भाग 3 को कहते हैं, क्योंकि इस पर सबसे अधिक बहस जो है वो हुई थी। तो आप लोग ठीक से याद रखें कि संविधान सभा की सलाहकार समिति, उप समिति, मूल अधिकार जो जेबी कृपलानी। अब संविधान सभा ने संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार जोड़े, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लोग ध्यान में रखें। एक तो ऐसे लिखो कि संविधान सभा द्वारा संविधान में भाग 3 जोड़ा गया। भाग 3 व अनुच्छेद 12 से 35 जोड़े गए। जिसका संबंध मूल अधिकारों से है। जिसका संबंध मूल अधिकारों से है। तो मूल अधिकारों से संबंधित भाग कौन सा है? तो आप लोग याद रखें कि भाग नंबर कौन सा हो गया? भाग 3 हुआ। आपसे अनुच्छेद पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखें कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अब ये संविधान के अंदर जो भाग जोड़ा गया, इसमें कुल मूल अधिकारों की मूल रूप से 7 श्रेणियां जोड़ी गई। तो आप लोग ठीक से याद रखें कि मूल अधिकारों की कितनी श्रेणियों को जोड़ा गया इसमें। तो मूल रूप से मूल संविधान में 7 श्रेणियों को शामिल किया गया। 7 श्रेणियों को शामिल किया गया। हालांकि इसके बाद में 44वें संविधान संशोधन में एक श्रेणी को हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन ने किसको हटाया? संपत्ति के अधिकार को। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटाया गया और इसकी जगह जो नया जोड़ा, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, इसकी जगह मतलब नया नहीं, सॉरी, इसमें इसको जोड़ दिया गया आर्टिकल 300 का में कानूनी या विधिक अधिकार के रूप में। तो आप लोग ठीक से ध्यान में रखें, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से संशोधन में वर्तमान में कितनी श्रेणियां हैं मूल अधिकारों की। तो याद रखें आप लोग, वर्तमान में मूल अधिकारों की 6 श्रेणियां हैं। वर्तमान में मूल अधिकारों की कितनी श्रेणियां हैं? 6 श्रेणियां है। तो अभी वर्तमान में 6 ऐसी श्रेणियां हैं जिसका संबंध मूल अधिकारों से है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि मूल अधिकार किस प्रकार से जोड़े गए, मूल अधिकारों से संबंधित क्या तथ्य है। एक आप लोग याद रखें कि मूल अधिकारों का भाग प्रभावित कहां से है? तो अमेरिका से है। आप लोग शॉर्ट में लिख दो एक बार कि भाग तो नंबर कौन सा है? 3, अनुच्छेद 12 से 35। प्रभावित मूल अधिकार कहां से है? तो मूल अधिकार लिए गए हैं अमेरिका के संविधान में, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसमें आप लोग एक बात ठीक से ध्यान में रखना कि 2 अधिकारों को स्पेशल जब जोड़ा गया, देखो कोई प्रावधान कहां से लिया गया संविधान में जब बात आती है, तो ऐसा नहीं है कि शब्दशः हमने वहां से लिया है या संविधान सभा ने कहा कि ये एज इट उठा के यहां से ले लो। संविधान सभा में जब बहस हो रही थी तो उसका जिक्र हुआ उस देश का कि अमेरिका में मूल अधिकार ऐसे जोड़े गए, इससे संबंधित है, ये मूल अधिकार है।
हमें भी इंडिया के संविधान में इस प्रकार से मूल अधिकारों को जोड़ना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि मूल अधिकार प्रभावित अमेरिका से, बाकी कहीं लिखा हुआ नहीं है संविधान में कि मूल अधिकारों वाला भाग अमेरिका से प्रभावित, नहीं, किसी से कोई प्रभावित नहीं है। लेकिन संविधान सभा में बहस में जिस संविधान का उल्लेख बार बार हुआ, इसका मतलब वहां से प्रभावित है। आरपीएससी ने, अधीनस्थ बोर्ड ने प्रश्न बनाने शुरू कर दिए और मैंने कहा कि बिल्कुल बात तो सही है, लेकिन संविधान में इस बात का कहीं पर उल्लेख नहीं है। इसके बाद में एक आप अधिकार विशेष ध्यान में रखें कि एक शोषण के विरुद्ध अधिकार में युगोस्लाविया का बार बार चर्चा हुई है, तो आप लोग उसको ठीक से याद रखें कि आपसे पूछा जाए स्पेशल कि शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से लिया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार या शोषण मतलब शोषण किसी व्यक्ति का न हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके खिलाफ अधिकार जो है ये लिया है युगोस्लाविया से, युगोस्लाविया से। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से लिया है, ये लिया है पोलैंड से। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से लिया है, पोलैंड से। तो इसे भी आप लोग ठीक से याद रखें कि ये पोलैंड से लिया गया है। तो दोनों को आप लोग ठीक से ध्यान में रखें, एक पोलैंड से, एक युगोस्लाविया से। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो कई बार कंसेप्चुअल प्रश्न यहाँ से भी आ जाता है, आप लोग हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट हमारा जो एस्पेक्ट है, शीर्षक जो है, टॉपिक हमारा मूल अधिकार ही है। हम बात कर रहे हैं कि मूल अधिकारों की क्या विशेषता है। देखो, हम आर्टिकल 12 में आएंगे, उससे पहले हम मूल अधिकार, कौन से मूल अधिकार है और ये सब सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ रहे हैं। ये सत्येंद्र राजपूत ने कहा कि सर जी ऐसे बीच में से क्यों कर आ रहे हैं। देखो, मूल अधिकार टॉपिक शुरू करने का मकसद ये है कि ये बैच अभी लाइव शुरू किया है। उससे पहले रिकॉर्डेड बैच का प्लानिंग चल रहा था, तो रिकॉर्डेड बैच में हमने 2 टॉपिक करवा दिया मैंने रिकॉर्डेड में। एक संविधान सभा, संविधान का निर्माण, उसकी विशेषताएं। और फिर मुझे ये कहा गया कि आपको नहीं, फिर प्लानिंग ऐसी हुई कि रिकॉर्डिंग बैच की बजाय लाइव बैच आरंभ किया जाए। तो 2 टॉपिक में पहले पढ़ा चुका था, हो सकता है वो आपको मिल भी गए हो, लेकिन कोई बात नहीं। अगर उसमें भी आपको लगता है कि नहीं सर वो भी हमें लाइव पढ़ाओ, तो कोई बात नहीं। हम मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, मूल अधिकार के बाद में उस टॉपिक को लाइव भी पढ़ लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब इसमें ऐसा है नहीं कि भी संविधान निर्माण नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें मूल अधिकार समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा इन दोनों का कोई विशेष संबंध नहीं है। मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, मूल अधिकार के बाद संविधान निर्माण और उसकी विशेषताएं पढ़ लेंगे। तो आप लोग चिंता मत करो, निश्चित रहो, मस्त रहो। ये टॉपिक पढ़ा के फिर अब पढ़ा लेंगे। तो मुझे लगता है सत्येंद्र की जो इसका क्वेरी थी, उसका समाधान हो गया होगा। मैंने कहा 2 टॉपिक पहले करवाए थे, फिर से करवा लेंगे, कोई बात नहीं है। आपको अगर इस यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं सर लाइव में थोड़ा ठीक से समझ में आ रहा है, तो लाइव में अभी आप जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं उस पर भी कोई भी आपको लगे कि नहीं नहीं ये ठीक से समझ नहीं आ रहा है, एक निहाल पूछ रहा है कि रीड कब तक करवाएगी सरकार आपके हिसाब से। देखो, मेरा तो जो इंट्यूशन है वो ऐसे है कि 2026 लास्ट तक, या फिर हम सब कह सकते हैं कि 27 के आरंभ में एक तो पात्रता करवा देंगे। पात्रता के एग्जैक्ट 6 माह बाद में मुख्य परीक्षा का आयोजन करवाएंगे, क्योंकि इसके पीछे रीजन 2 है। एक तो स्टाफिंग पैटर्न के कारण बहुत से पद जो हैं नव सर्जित हो रहे हैं, तो एक सरकार के ऊपर वो प्रेशर होगा कि उन पदों को भरा जाए। दूसरा, अभी दबा की डीपीसी बहुत सरकार ने कर दी है, हर विभाग में खूब डीपीसीयां की है, तो डीपीसी से पोस्टें खाली हो गई है। और जाति जाति सरकार प्रयास करेगी कि बड़े स्तर पे बड़ी भर्ती निकाली जाए। हर सरकार में हुआ, वसुंधरा सरकार, गहलोत सरकार में बड़ी बड़ी भर्तियां एक तो आई, तो भजनलाल क्यों पीछे रहेंगे भाई। भजनलाल भी एक बड़ी भर्ती निकालेंगे ताकि उन्हें लगे कि हाँ ठीक है, लास्ट में एक युवाओं को अच्छा मौका दिया है, अब युवा मुझे फिर से वापस मौका दे दे। तो प्रयास तो रहेगा उनका। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 27 तक ये भर्ती आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आपको बस 26 का बचा हुआ भाग, 27 का भाग डेडिकेशन के साथ देना है। बाकी 27 एंड में आप लोग सोचिए कि आपके पास में 100% गवर्नमेंट जॉब का आ जाएगा और प्रामाणिकता उसकी 27 लास्ट में हो जाएगी कि बिल्कुल क्लियर हो गया। अभी हम लोग बात कर रहे हैं मूल अधिकारों की विशेषताओं को लेकर।
आप लोग हेडिंग लगाओ, मूल अधिकार। मूल अधिकारों की विशेषताएं लिखो आप लोग। हम लोग बात कर रहे हैं कि मूल अधिकारों की क्या विशेषताएं। सबसे पहले तो अगर हम इसमें बात करें कि मूल अधिकार संविधान में, इस पर एक विस्तृत भाग है। दुनिया के किसी भी देश में इतना विस्तार से मौलिक अधिकारों का पार्ट नहीं दिया गया है जितना भारत के अंदर है। तो हम लोग कह सकते हैं पहली बात कि पहली विशेषता यह एक विस्तृत भाग है। विस्तृत भाग इसलिए है, देखो आप लोग, हमने कहा कि भाग नंबर 3 का संबंध जो है कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अमेरिका जैसा देश जो दुनिया का सबसे पहला लिखित देश है, लिखित संविधान वाला देश है, और जिसके अंदर आर्टिकल की संख्या महज 7 है। अमेरिका के संविधान में 7 आर्टिकल ही है, जबकि भारत का आप लोग देखो कि भारत के 12 से लेकर 35 तक 23 आर्टिकल केवल किसकी बात कर रहे हैं, केवल बात कर रहे हैं 23 का 24 टोटल हो गई, या 12 से 35 तक 11 को निकाल दें तो 24 आर्टिकल केवल मूल अधिकारों की बात करते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 12 से 35, और इसमें अगर हम लोग बात करें कि 24 आर्टिकल महज इसकी बात करें, इसलिए एक बहुत विस्तृत भाग है। दूसरा, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार जितने भी है ये व्यवहारिकता पर आधारित है। व्यवहारिकता पर आधारित। व्यवहारिकता का मतलब ये है कि ये मोस्टली वो मूल अधिकार है जो जीवन के व्यवहार में, दैनिक जीवन के व्यवहार में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम लोग बात करें कि स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार ये व्यवहारिक जीवन का हिस्सा है। जैसे हम लोग बात करें कि समानता का अधिकार, ये भी व्यवहारिकता पर है। तो पहली बात है कि विस्तृत भाग है, दूसरा व्यवहारिकता पर आधारित है। तीसरा, अगर हम नेक्स्ट तीसरी विशेषता की बात करें तो यह वाद योग्य है। हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार वाद योग्य है। अब वाद योग्य का मतलब ये होता है, देखो कि वाद योग्य उससे कहते हैं यदि के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो जाए तो व्यक्ति न्यायालय में चुनौती दे सकता है। देखो आज हमारा फर्स्ट डे है लाइव का, तो बहुत से बच्चे या तो टेक्निकल रूप से जुड़े हैं तो लिख नहीं पा रहे हैं। मेरे हिसाब से जो भी बच्चा लाइव एक बार भी शुरू करता है तो एक बार कमेंट करके उसको गुड इवनिंग, नमस्कार, जो भी है, हाय हेलो होना चाहिए, तो हमें पता चले। फिर आप लोग नियमित रूप से जैसे ही आओगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि जैसे मैं बात करूं कि मैं बिना देखे ही बता दूं कि आज हमारे साथ में जो जुड़े हैं बच्चे, जैसे निहाल है, स्वरूप है, जीतू है, सत्येंद्र है, तो कई बच्चे ऐसे हैं जो आज हमारे साथ में, गुलाब है जैसे, तो ऐसे करके कुछ दिन बाद ऐसे लगेगा जैसे हमारी क्लास ऑफलाइन ही चल रही है। वो बच्चे नियमित तौर पे हमारे से जुड़ रहे हैं, हम सामने हैं, बच्चा कोई क्वेरी पूछ सकता है, कोई प्रश्न पूछ सकता है, कोई अगर उसको कहीं समस्या आ रही है तो आज जैसे पढ़ाया उसने रिवीजन किया, उससे लगा कि ये ठीक से समझ नहीं आया, वो भी पूछ सकता है। तो इस क्लास को और ज्यादा रोचक बनाने का काम जो है वो आपके हाथ में है कि आप कंटिन्यू ऐसे जुड़े रहें। हमें ऐसे महसूस हो कि हम वर्चुअल रहकर भी ऐसे लगे कि हम बिल्कुल पास पास ही पढ़ रहे हैं एक दूसरे से। तो इसी बात को मैं आगे दोहराता हूँ कि वाद योग्य का मतलब है कि यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन हो, यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन हो, यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन हो तो इसे न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। इसे न्यायालय में चुनौती दी जाएगी, चुनौती दी जाएगी, दी जा सकती है, एक ही बात है। क्योंकि हम लोग दो बातें हमेशा पढ़ते हैं। एक तो वाद योग्य का मतलब है यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है। एक तो कहां पे जा सकता है, उच्च न्यायालय।
उच्च न्यायालय के मतलब हाई कोर्ट में जा सकता है, डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, अधीनस्थ न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो। ये बात अनुच्छेद 226 में उल्लिखित है। कौन सा आर्टिकल बात करता है? अनुच्छेद 226। ये 26 हो गया। आप, मैंने कहा कि हाई कोर्ट में नहीं जाए, कोई कहे कि नहीं मैं तो सीधा उच्चतम न्यायालय में जाऊंगा, तो वहां पे भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है, वहां चुनौती दे सकता है। अब अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा तो आर्टिकल 32 के तहत जाएगा। ये आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 32, उच्चतम न्यायालय। और 32 आर्टिकल अपने आप में मूल अधिकार का हिस्सा है। इसे हम आगे और विस्तार से इसकी बात करेंगे अनुच्छेद 32 को लेकर। फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि मौलिक अधिकार का भाग जो है वो, जितने भी मौलिक अधिकार है, कोई भी मौलिक अधिकार निरंकुश नहीं है। निरंकुश का मतलब आंतरिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, क्या मौलिक अधिकार आपसे सरकार नहीं छीन सकती है, संसद उसे निलंबित नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं कि मेरे पास स्वतंत्रता का अधिकार है तो फिर मेरे पास में इतना स्वतंत्रता का अधिकार है कि उस पर कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता है। मैं जैसे आए वैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ, विचार मेरे अजीब मेरी है, मैं बोल सकता हूँ कुछ भी, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक मौलिक अधिकार के ऊपर कुछ बातों के प्रतिबंध है। हम आगे आर्टिकल जब पढ़ेंगे तो वहां स्पष्ट तौर पे पढ़ेंगे कि किस स्वतंत्रता पर कौन सा प्रतिबंध है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बताऊं कि आप ऐसा कोई स्पीच नहीं दे सकते हैं जिससे लोक व्यवस्था प्रभावित हो। हम कह सकते हैं कि आप ऐसा कोई व्यापार नहीं कर सकते हैं जिसके अंदर टेक्निकली योग्यता की आवश्यकता हो। आप ऐसी जगह नहीं घूमने जा सकते हो जो एरिया प्रतिबंधित कर रखा है। तो कुल मिला के दूसरा ये हो सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल में आपके मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, और हो जाते हैं आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। संसद जब चाहे तब आपके मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकती है। हम कह सकते हैं कि मूल अधिकार निरंकुश नहीं है। मूल अधिकार निरंकुश नहीं है। निरंकुश का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि इसे निलंबित किया ही नहीं जा सकता है। निरंकुश, या फिर इसको हम कह सकते हैं आंतरिक नहीं है। निरंकुश या आंतरिक नहीं है। तो आप लोग इसे ठीक से ध्यान में रखें कि ये भाग आंतरिक या निरंकुश नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक तो आप लोग इसमें ऐसे लिखें कि राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य अधिकार, अन्य मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। एक तो एक आप लोग याद रखें कि संसद विधि द्वारा मूल अधिकारों को निलंबित कर सकती है। संसद विधि द्वारा मूल अधिकारों को निलंबित कर सकती है। तो कुल मिला के ये कोई निरंकुश नहीं है, इसको प्रतिबंधित या सीमित किया जा सकता है। आंतरिक का मतलब है कि असीमित नहीं है, इसकी भी अपनी सीमाएं होती है। एक आप लोग ध्यान में रखें कि यह मुख्यतः सामान्यतः नकारात्मक प्रवृत्ति के है। नकारात्मक का मतलब है, नकारात्मक प्रवृत्ति का मतलब है ये मना करने से की बात ज्यादा करते हैं। जैसे ये राज्य के विरुद्ध है, राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। सामान्यतः सभी का नहीं कह सकते हैं, कुछ अधिकार सकारात्मक भी होते हैं, तो इसमें एक लाइन लिख दें, सामान्यतः नकारात्मक प्रवृत्ति के, सामान्यतः नकारात्मक। सभी नकारात्मक नहीं है, कुछ सकारात्मक भी है, लेकिन सामान्यतः इनका भाग जो होता है वो नकारात्मक ही कहलाता है। फिर आप लोग कुछ बातें याद रखें कि कुछ मूल अधिकार जो हैं वो केवल भारतीयों को प्राप्त है। जैसे
जैसे हम लोग बात करें कि आप लोग ऐसे लिखें कि कुछ मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है। बाकी तो सभी को है, भारतीयों प्लस विदेशियों, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो केवल इंडियन को है। जैसे आप लोग याद रखें कि ये 5 आर्टिकल तो आप रट ही ले, जैसे 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 ऐसे मूल अधिकार है जो केवल भारतीय लोगों को प्राप्त है। अच्छा, एक सोनिका पूछ रही है कि नकारात्मक कैसे, तो मैं बता देता हूं कि नकारात्मक का मतलब है कि जैसे इसमें न की भावना बहुत अधिक है, ये मना करने की प्रवृत्ति ज्यादा रखता है। दूसरा ये है कि ये राज्य को और व्यक्तियों के विरुद्ध है। कई ऐसे मूल अधिकार है जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो किसी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाना नेगेटिव बात करता है, नकारात्मक रूप से कहता है। और दूसरा है कि राज्य द्वारा मतलब राज्य के विरुद्ध कई बार, जैसे स्वतंत्रता में राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो ये राज्य के विरुद्ध है। तो सामान्यतः इनकी प्रवृत्ति नकारात्मक है, सभी नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो सकारात्मक प्रकृति की है, जो राज्य को कुछ करने के लिए बढ़ावा देते हैं। ये क्या होता है कि राज्य, अगर कोई राज्य सार्थक हस्तक्षेप करती है और राज्य उसे बढ़ावा देता है, तो हम उसको कहते हैं सकारात्मक अधिकार। ये अधिकारों का एक कंसेप्ट है जो पॉलिटिकल साइंस में, उसमें नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार होते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता होती है। अगर राज्य सार्थक हस्तक्षेप करता है तो सकारात्मक, राज्य के हस्तक्षेप को रोकने का जो प्रयास करते हैं तो उनकी प्रवृत्ति नकारात्मक हो जाती है। तो शायद आपका क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग देखो बात करते हैं कि 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीयों को प्राप्त है, और अन्य अधिकार जो भी है इसकी सिवाय वो सभी को प्राप्त है। अन्य अधिकार सभी को प्राप्त है। अन्य अधिकार सभी को प्राप्त है। सभी का मतलब भारतीय भी हैं और इसमें विदेशी भी है। तो आप लोग याद रखें कि मूल अधिकारों का कुछ भाग है जो केवल किसको प्राप्त होता है, केवल भारतीयों को प्राप्त होता है। इसके बाद में आप लोग याद रखें कि एक तो यह प्राकृतिक अधिकार जैसा नहीं होते हैं। एक तो आप लोग याद रखें कि प्राकृतिक अधिकार नहीं है। प्राकृतिक अधिकार देखो, प्राकृतिक नेचुरल राइट का मतलब ये होता है कि मूल अधिकार प्राकृतिक अधिकार नहीं होने का कारण ये है, प्राकृतिक अधिकार नेचुरल राइट उसे कहते हैं जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं। अब मूल अधिकार राज्य प्राप्त प्रदान कर रहा है, ये जन्म से नहीं है। दूसरी बात है कि प्राकृतिक अधिकार वो अधिकार है जिसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है, जो राज्य सीमित नहीं कर पाई। अब राज्य सीमित मैंने कहा कर सकता है, हमने कहा ये आंतरिक नहीं है, संसद प्रतिबंध लगा सकती है, राष्ट्रीय आपातकाल में इसको हो सकता है। तो इसका मतलब है कि ये प्राकृतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक अधिकार एक तो जन्म से प्राप्त होते हैं और जिसे कोई सीमित नहीं कर सकता है, जिसकी कोई सीमा नहीं बना सकता, जबकि इसकी अपनी मूल अधिकारों की अपनी सीमा होती है। फिर आप लोग याद रखें कि एक 8वीं विशेषता कि इसका कोई व्यक्ति चाहकर अपने मूल अधिकारों को त्याग नहीं कर सकता है, ये त्यागने योग्य नहीं है। जैसे लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है अनुच्छेद 21 के अंदर, इसके बात का उल्लेख है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं मेरा जीवन समाप्त करूं, नहीं कर सकता है। आत्महत्या करना भी एक अपने आप में अपराध है, आप लोग ठीक से समझे कि कोई व्यक्ति आत्महत्या करते हुए पकड़ा जाता है तो सरकार उसे 1 साल की कारावास दे सकती है, 1 साल की सजा इस आधार पे किसी व्यक्ति को मिलेगी कि आपने आत्महत्या का प्रयास क्यों किया। तो कहने का मतलब है यह, इसका त्याग नहीं किया जा सकता है, इसका त्याग नहीं किया जा सकता। तो कोई व्यक्ति चाहकर भी इसका त्याग नहीं कर सकता है, ये त्याग करने योग्य नहीं है। इस बात को आप ठीक समझे। फिर देखिए आप लोग एक और बात देखें, 9वीं विशेषता की राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। यह राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। राजनीतिक लोकतंत्र सभी को समान अवसर देने की बात करता है, सभी को स्वतंत्रता देने की बात करता है, सभी को समानता देने की बात करता है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का मतलब होता है कि ऐसे प्रोविजन
जो आर्थिक और सामाजिक समानता को बढ़ावा देते हैं कि आर्थिक समानता होनी चाहिए, विषमता को खत्म किया जाए, आर्थिक रूप से मदद करने की बात करें, सामाजिक रूप से सशक्त करने की बात करें, तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सामाजिक सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जबकि मूल अधिकारों का संबंध किससे है? राजनीतिक लोकतंत्र से है। एक आप लोग याद रखें कि ये उदारवादी विचारधारा को बढ़ावा देते हैं, उदारवादी विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। उदारवादी विचारधारा का मतलब क्या हुआ कि को बढ़ावा देना। उदारवादी विचारधारा वो विचारधारा है जो व्यक्ति को एक विवेकशील प्राणी मानती है। यह कहती है कि व्यक्ति विवेकशील प्राणी है और इसलिए व्यक्ति को क्या किया जाए? स्वतंत्रता दी जाए। और स्वतंत्रता देने का मतलब है कि व्यक्ति स्वतंत्रता के माध्यम से अपना खुद का विकास कर सके। तो एग्जैक्टली व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है और विवेकशील प्राणी है इसलिए व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाए। स्वतंत्रता देने की बात करने वाला भाग कौन सा है? मूल अधिकारों का है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या है। बेसिकली बड़ी-बड़ी विशेषताओं को हम लोगों ने पढ़ लिया है। कल से हम लोग इसके बाद में शुरू करेंगे कि मूल अधिकार भारतीय संविधान में जो वर्णित मौलिक अधिकार है, और इसके लिए हम कल से अगली क्लास में पढ़ेंगे मूल अधिकार। और हम कहाँ से शुरू करेंगे? अनुच्छेद नंबर 12 से कल मूल अधिकार। और ये संवैधानिक प्रावधान को हम कल पढ़ेंगे। संवैधानिक प्रावधान का मतलब है कहाँ से ये भाग शुरू होता है, और संवैधानिक प्रावधान कहाँ से शुरू होता है? अनुच्छेद नंबर 12 से। और हमने बात की है कि 12 से 35 तक हम पढ़ेंगे। आज इतना ही पढ़ पाएंगे। कल की अगली क्लास में बात करेंगे मूल अधिकारों के संवैधानिक प्रावधान। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लाइव क्लास में आपको ठीक से समझ आ रहा होगा। काफ़ी बच्चों ने कमेंट के माध्यम से अपनी क्वेरी को बताया, और इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि जैसे सत्येंद्र ने एक प्रश्न पूछा था और उसके बाद में जैसे सोनिका ने पूछा, तो सोनिका को भी वो ठीक से समझ में आ गया कि नकारात्मक कैसे हैं। तो कोई भी विद्यार्थी यहाँ से पूछ भी सकता है, लाइव जुड़े रहते हैं। हमें भी थोड़ा ठीक से महसूस होता है कि केवल रिकॉर्डेड स्टूडियो में एक क्लास लेना, एक लाइव में आपके साथ में लाइव आके और पढ़ाना। तो मेरा भी अनुभव बहुत बेहतर है। आपका अनुभव किस प्रकार का है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर ठीक है, बहुत अच्छा है, कैसे बढ़िया लग रहा है। कल हम इसी वक्त 7:30 बजे मिलते हैं अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक प्यारे विद्यार्थियों, मस्त रहें, पढ़ते रहें, बढ़िया अच्छे से पढ़ें, सफलता ज़रूर मिल जाएगी। धन्यवाद।